सीमापुर गांव एक बहुत बड़े भूभाग में फैला हुआ है। सीमापुर के आसपास बहुत सारे गांव ऐसे हैं जहां हर साल बाढ़ आती है और उन गांवों के सभी लोग अपनी जान बचाने के लिए सीमापुर के लोगों से मदद लेते हैं। सीमापुर में राजू अपनी पत्नी रानी के साथ रहता है। ये दोनों बहुत ही दयालु हैं। जब भी किसी को मदद की जरूरत पड़ती है, दोनों हमेशा आगे आते हैं। मैं खेतों में जा रहा हूँ, तुम तब तक खाना बना लो। मैं खेत जोत कर आता हूँ और फिर हम दोनों साथ में खाना खा लेंगे। ठीक है, आप जाइए, मैं खाना पकाती हूँ। राजू अपने बैलों को लेकर खेतों की तरफ चला जाता है तो वहीं रानी किचन में चली जाती है और नाश्ता बनाने की तैयारी करने लगती है। आज कुछ मीठा भी बनाऊंगी, इनको मीठा बहुत पसंद है। रानी जल्दी जल्दी रोटी, सब्जी और खीर बनाती है। इसके साथ ही वो अलग से 2 बड़ी रोटियां भी बनाती है और सारा खाना लेकर अपने खेत में चली जाती है। खेत में पहुंचकर देखती है कि राजू कड़ी धूप में खेत की जुताई कर रहा है। रानी को देखकर राजू चौंक जाता है। अरे, तुम यहाँ कैसे? मैं खाना बनाकर लाई हूँ। चलो, बैलों को खड़ा कर दो और पहले खाना खा लो। सुबह से भूखे हो। घर आकर खा लेता। यहाँ इस कड़ी धूप में आने की क्या जरूरत थी? अच्छा, और आप जो इस कड़ी धूप में काम कर रहे हैं उसका क्या? आप केवल अपने लिए तो मेहनत नहीं कर रहे हैं ना, तो मुझे भी आपका बराबर साथ देना चाहिए। अच्छा ठीक है, अब आ ही गई हो तो जाकर पेड़ की छांव में बैठ जाओ। मैं इस खेत को पूरा जोत लेता हूँ, फिर दोनों साथ में खाते हैं। बिल्कुल भी नहीं, आप बैलों को भी छांव में खड़ा कर दीजिए और हाथ धोकर खाना खाने के लिए बैठ जाइए। पर जब तक हम खाना खाएंगे तब तक इन बेचारे बैलों को बेमतलब खड़ा रहना पड़ेगा। आप उनकी चिंता मत कीजिए, मैं दोनों बैलों के लिए भी बड़ी बड़ी रोटियां बनाकर लाई हूँ, वो भी हमारे साथ खा लेंगे। रानी खाने की पोटली को पेड़ की छांव में रख देती है और राजू भी बैलों को छांव में खड़ा कर देता है। ये लीजिए, हाथ धो लीजिए। रानी बोतल का ढक्कन खोलकर राजू के हाथों पर पानी डालती है और राजू हाथ धोकर खाना खाने के लिए जमीन पर बैठ जाता है। रानी पोटली से बड़ी वाली रोटियां निकालकर दोनों बैलों को दे देती है। ये लो, तब तक तुम भी कुछ खा लो और आराम करो। बाद में मन लगा कर काम करना। रानी की बात पर दोनों बैल सर हिलाते हैं। ये देखकर रानी बहुत खुश होती है। देखिए जी, ये बैल तो मेरी बात पर हाँ में सिर भी हिला रहे हैं, जैसे कि ये हमारे बच्चे हों। अब बच्चों के जैसे इनका ख्याल रखती हो तो वो भी तो तुम्हारी बात मानेंगे ही ना। चलो आ जाओ। रानी भी राजू के साथ खाना खाने बैठ जाती है। दोनों पति पत्नी मिलजुल कर खाते हैं। राजू खीर को देखकर बहुत खुश होता है। अरे वाह, तुमने तो आज मन ही खुश कर दिया। मुझे पता था आपको खीर जरूर पसंद आएगी, देसी घी के साथ जो बनाई है। खाना खाने के बाद राजू खेत जोतता है और फिर दोनों लोग अपने बैलों को लेकर घर के लिए चल पड़ते हैं। राजू और रानी की शादी को कई साल बीत चुके थे, पर अभी तक उन्हें कोई भी संतान नहीं थी। पर वो दोनों अपने बैलों को अपने बच्चों की तरह ही प्यार करते थे। मैं बैलों को पानी पिला कर आती हूँ, आप तब तक नहा लीजिए। इनके बैल भी बहुत समझदार थे। उन्हें कभी भी खूंटे पर बांधने की जरूरत ही नहीं पड़ती थी। बिना बंधे ही दोनों बैल चुपचाप गौशाला में रहते थे। रानी को अचानक जोर से बादल गरजने की आवाज आती है। लगता है जोरों की बारिश होने वाली है, कहीं फिर से कोई अनहोनी ना हो जाए। कुछ ही देर में पानी बरसने लगता है और देखते ही देखते मूसलाधार बारिश शुरू हो जाती है, जिससे सीमापुर के आसपास के गांवों में बाढ़ आ जाती है और वहां के लोग सीमापुर की तरफ भागने लगते हैं। वो देखिए जी, लोग हमारे गांव की तरफ आ रहे हैं। हमको घर में कुछ लोगों के रहने की व्यवस्था करनी पड़ेगी। हाँ, हम उन लोगों को अपने घर में शरण तो दे देंगे, पर खाने पीने का क्या होगा? तुम तो जानती हो कि हमारे पास सिर्फ 2 ही खेत हैं और उनमें केवल हम दोनों के लिए ही अनाज हो पाता है। आप चिंता मत कीजिए, जब ऊपर वाले ने हमें इतना काबिल बनाया है कि हम दूसरों को अपने घर में शरण दे सके, तो उन लोगों के खाने की व्यवस्था भी करवा ही देंगे।
रानी घर की साफ सफाई करती है और कुछ लोगों को अपने घर पर रहने के लिए बुला लेती है। इन्हीं में से एक बूढ़ी औरत भी है। तुम्हारा भला हो बेटी, तुम इस मुसीबत के समय में हम लोगों की मदद कर रही हो। जो मुसीबत की घड़ी में काम ना आए वो पड़ोसी ही कैसा, और आप तो मेरी माँ की उम्र की हैं। आपकी सेवा करना तो मेरा धर्म भी है। भगवान तुम जैसी बेटी हर माँ को दे। रानी ने इन सबको अपने घर पर आश्रय तो दे दिया था, पर रात को जब खाना खाने का समय हुआ तब ये सभी लोग एक उम्मीद भरी नजर से राजू और रानी की तरफ देखने लगे। रानी अपने हिस्से का खाना बूढ़ी औरत को दे देती है। ये लीजिए, खाना खा लीजिए। आप बहुत भूखी लग रही हैं। मैं तो सच में भूखी हूँ बेटी, पर अगर ये खाना मैं खा लूंगी तो तुम भी आज रात भूखी रह जाओगी। आप चिंता मत कीजिए, मैं पानी पीकर काम चला लूंगी। आप ये खाना खा लीजिए। रानी और राजू दोनों ही अपने हिस्से का खाना घर आए शरणार्थियों को दे देते हैं, और वो ऐसा तब तक करते हैं जब तक कि उनके गांव में बाढ़ का पानी कम नहीं हो जाता। बेटी, तुम दोनों घर में अकेले ही हो? क्या तुम्हारी कोई संतान नहीं है? बुढ़िया की ये बात सुनकर रानी की आंखों में आंसू आ जाते हैं, और ये देखकर बूढ़ी अम्मा सब कुछ समझ जाती हैं। चिंता मत करो बेटी, माँ अन्नपूर्णा ने चाहा तो जल्दी ही तुम्हारी गोद भर जाएगी। वो बूढ़ी औरत रानी को एक सेब देती है। ये माँ अन्नपूर्णा के मंदिर का प्रसाद है बेटी। बाढ़ के समय ये मंदिर से बहकर मेरे पास आया था। शायद माँ अन्नपूर्णा ने ये तुम्हारे लिए ही भेजा है। इसको खा लो। तुम्हारे घर में माँ के आशीर्वाद से संतान जरूर पैदा होगी। रानी माँ अन्नपूर्णा का नाम लेकर उसे खा लेती है, और फिर कुछ ही महीनों बाद रानी माँ बन जाती है और उनके घर में एक सुंदर सी बेटी पैदा होती है। जो दूसरों का भला करता है, भगवान उस पर हमेशा अपनी कृपा बनाए रखते हैं। मुझे तो लगता है कि ये सब उस बूढ़ी अम्मा के सेब और माँ अन्नपूर्णा के आशीर्वाद से हो पाया है। हाँ हाँ जरूर, हमारी बेटी पर माँ अन्नपूर्णा का आशीर्वाद है। देखना, बड़ी होकर ये भी कोई नेक काम जरूर करेगी। राजू और रानी घर में बेटी के आने से बहुत खुश थे। अब तो जैसे मानो उनकी दुनिया ही पूरी हो गई थी। दोनों हर समय बेटी का खुद से भी ज्यादा ख्याल रखते थे। मैं सोच रही हूँ कि इसका नाम भी माँ के नाम पर ही रखना चाहिए। हाँ, ठीक कहा तुमने, ताकि जब भी हम अपनी बेटी को पुकारेंगे तो हमारे मुंह से माँ का नाम खुद ब खुद लिया जाएगा। अनु नाम कैसा रहेगा? अच्छा है। क्यों अनु? नाम तो ठीक रखा है ना तुम्हारे पापा ने? अनु नाम सुनते ही अनु हंसने लगती है, जिससे रानी और राजू दोनों बहुत खुश हो जाते हैं। अब धीरे धीरे अनु बड़ी हो जाती है। जब से अनु पैदा हुई है, हम दोनों ने खेत पर ध्यान देना ही छोड़ दिया है। जाकर देखता हूँ खेत की क्या हालत हो गई है। राजू खेत में जाता है तो देखता है कि खेत पूरा सूखा पड़ा है। वो उदास चेहरे के साथ घर वापस आता है और रानी को इस बारे में बताता है। इसमें हमारी भी क्या गलती है? 6 महीने पूरे होने वाले हैं और कहीं बारिश की एक बूंद तक नहीं गिरी है, तो खेत तो सूखेंगे ही। वो तो ठीक है, पर खाने का क्या होगा? कल मैंने जो भी बचा हुआ अनाज था सब पिसवा दिया। अब घर में कोई भी साबुत अनाज नहीं बचा है। आज तक भगवान ने हमेशा हमारा साथ दिया है। इस बार भी हम ये विपत्ति उनके ऊपर ही छोड़ देंगे। जब तक पिसा हुआ अनाज चल रहा है, पेट भरकर खा लेते हैं। बात की बाद में देखी जाएगी। पर हमें साथ साथ कुछ दूसरा काम भी देखना पड़ेगा। इस तरह हाथ पर हाथ धरे भी तो नहीं बैठ सकते। राजू और रानी दोनों काम की तलाश में निकल पड़ते हैं, और जब बहुत देर तक वापस नहीं आते तो अनु को भूख लग जाती है। माँ पिताजी को गए हुए बहुत देर हो गई है, क्यों ना आज मैं खुद ही खाना पका लेती हूँ। अनु अपने नन्हे नन्हे हाथों से बर्तन में थोड़ा सा अनाज लेती है और उसे पकाने के लिए चूल्हे पर रख देती है। आज माँ पिताजी को अपने हाथों से बना हुआ खाना खिलाऊंगी। और उतने में उसके माँ पिताजी भी लौटकर वापस आ जाते हैं। तुम ठीक तो हो ना अनु? हम दोनों को तुम्हारी बहुत चिंता हो रही थी। तुमको भूख लग गई होगी।
मैं जल्दी से खाना बना देती हूँ बेटी। मैंने हम सबके लिए खाना बना लिया है माँ। आप दोनों हाथ मुंह धो लीजिए और खाने के लिए बैठ जाइए। रानी बर्तन में देखती है कि अनु ने खाना तो पकाया है पर वो बहुत कम है, और अनु की इस नादानी को देखकर रानी की आंखों से खुशी के आंसू छलक पड़ते हैं। चलिए जी, आज हमारी अनु ने हमारे लिए खाना बनाया है, जल्दी से हाथ धो कर आते हैं। दोनों हाथ मुंह धोकर खाने के लिए बैठ जाते हैं। आप दोनों हमेशा मुझे अपने हाथों से खाना खिलाते हो। आज आप थके हुए हो, इसीलिए आज मैं आप दोनों को अपने हाथों से खाना खिलाऊंगी। अनु थाली में खाना लेकर अपने हाथों से एक एक निवाला लेकर अपनी माँ को खाना खिलाने लगती है, पर 2 निवाला खाने के बाद रानी का पेट भर जाता है। अनु, मेरा पेट भर गया बेटी, अब अपने पिताजी को खिलाओ। 2 निवालों से कैसे पेट भर गया? तुम ऐसा इसलिए कह रही हो ना ताकि मेरे लिए खाना कम ना पड़ जाए? नहीं, मैं सच कह रही हूँ। 2 निवालों से ही मेरा पेट भर गया है। लगता है हमारी अनु के हाथों में माँ का कोई आशीर्वाद है। आपको भरोसा नहीं है तो आप खुद खाकर देख लीजिए। अनु अपने हाथों से अपने पिताजी को भी एक एक करके 2 निवाले खिलाती है, और 2 निवाले खाने के बाद उसके पिताजी का भी पेट भर जाता है। तुम तो सच कह रही थी, मेरा भी पेट 2 निवालों में ही भर गया। ये क्या है अनु बेटी, तुमने ये खाना कैसे पकाया है? मैंने तो वैसे ही पकाया जैसे माँ पकाती है। जैसे भी पकाया हो, हमारी अनु को माँ का आशीर्वाद प्राप्त है। अब बहुत समय से बारिश ना होने की वजह से सीमापुर गांव में सूखा पड़ जाता है, और सभी गांव वालों के घरों में खाने के लिए अनाज नहीं बचता है। पूरे गांव में अनाज के लिए हाहाकार मचा हुआ है। मैं सोच रहा हूँ कि क्यों ना गांव वालों को अपने घर पर खाने का निमंत्रण दिया जाए। लेकिन हमारे यहाँ सिर्फ 2 या 3 दिनों तक का ही अनाज बचा हुआ है। भूल गई अनु के हाथों का खाना। हम पूरे गांव के लिए अनु के हाथ से खाना बनवाएंगे। राजू सभी गांव वालों को अपने घर पर खाने का आमंत्रण देने जाता है, और घर में अनु अपने हाथों से खाना बनाने लगती है। कुछ ही देर में खाना बनकर तैयार हो जाता है, और राजू भी सभी गांव वालों के साथ घर पहुंच जाता है। आप सभी बैठ जाइए, आज मेरी बेटी आप सभी को अपने हाथों से खाना परोसेगी। सभी लोग खुश होकर खाने के लिए बैठ जाते हैं। अनु सबको पत्तल देती है, पर जब वो उनके पत्तल में खाना डालती है तो ये देखकर सभी गांव वाले हैरान हो जाते हैं। ये क्या मजाक है राजू, तुमने यहाँ बुलाकर हमारा अपमान किया है। हम लोग भूखे जरूर हैं, पर भिखारी नहीं है। ये क्या है? ऐसा लग रहा है कि हमको भीख दी जा रही है। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है, कृपया करके आप लोग कुछ गलत न समझे। आप माँ अन्नपूर्णा का नाम लेकर खाना शुरू कीजिए। जैसे ही आपको खाना कम पड़ेगा, मैं और खाना दे दूंगी। शुरू करने के लिए भी तो थाली में खाना होना चाहिए ना। ये तो 2 निवाले से ज्यादा है ही नहीं। आप 2 निवालों से शुरू कीजिए, बाकी अनु फिर से देगी आप सभी को खाना। सभी लोग खाना शुरू करते हैं, पर जैसे ही वो दूसरा निवाला खाते हैं, सबका पेट भर जाता है। किसी को और चाहिए? मेरा तो पेट भर गया। मेरा भी पेट भर गया। सभी लोगों का पेट भर गया था। ये देखकर सभी लोग हैरान भी थे। ये क्या है राजू, हम सभी का पेट 2 ही निवालों में कैसे भर गया? हमारी अनु को माँ अन्नपूर्णा का आशीर्वाद है। उसके हाथों से सिर्फ 2 निवाले खाने से भी पेट भर जाता है। सभी लोग अनु को माँ अन्नपूर्णा का अवतार मानते हैं और उसके पैर छूकर आशीर्वाद लेते हैं। जब तक गांव में अनाज की समस्या खत्म नहीं होती, तब तक अनु अपने हाथों से ही सभी को खाना बनाकर खिलाती है। भागलपुर गांव में रंजीत रहता था। गांव में सूखा पड़ने की वजह से वो पूरी तरह से जमींदारों के कर्ज में डूब चुका था। पूरे गांव से रंजीत कर्जदार हो गया था। अनपढ़ और नाकामयाब होने की वजह से रंजीत शहर जाकर गांव वालों से छुपकर भीख मांगकर अपना गुजारा करता था। अपने गांव से निकलते ही भिखारी के वेश में आकर वो शहर चला जाता। भगवान के नाम पर दे दो बेटा, बहुत बूढ़ा हो गया हूँ, गरीब भी हूँ। ठीक ठाक तो दिख रहे हो, जाकर काम क्यों नहीं कर लेते?
बेटी अगर कुछ देना है तो दो, वरना रास्ता नापो। रंजीत हमेशा ऐसा ही करता। हमेशा गांव से शहर आकर सड़कों और तरह तरह की जगहों पर भीख मांगता और अपने दिन की कमाई करके गांव चला जाता। जमींदार साहब, वो देखिए, वहाँ से रंजीत आ रहा है। उससे अपने खेत का ब्याज मांग लीजिए, वरना कल सुबह फिर से भाग जाएगा। तुमने सही कहा। अब तो ये मेरे सोने के बाद गांव आता है और मेरे उठने से पहले गायब हो जाता है। जमींदार और मुंशी रंजीत के घर आ पहुंचते हैं। आज तुम्हारे दर्शन हुए हैं। मालिक, आपने मेरे सारे खेत ले लिए। अब बस ये छोटी सी कुटिया ही बची है। आप इसे भी हथियाना चाहते हैं? तुम ब्याज नहीं भरोगे तो हम सब ले लेंगे, इस घर को भी। ये लीजिए आपके ब्याज के पैसे, और अगले महीने मैं पूरे पैसे देकर अपना खेत छुड़ा लूंगा। रंजीत के हाथ में पैसे देखकर दोनों भौचक्के रह गए। जमींदार ने पैसे लिए और घर की चौखट से गुस्से से चला गया। इसके पास इतने पैसे आए कहाँ से? और भाव ताव से तो पता चल रहा है कि ये कोई गांव का बड़ा साहब हो। और बातें तो ऐसी कर रहा था कि ये सारी जमीनें खरीद लेगा हमसे। और ऐसा ही सिलसिला चलता रहा। रंजीत हमेशा गांव से सुबह शहर के लिए वेश बदल कर निकल जाता और शहर जाकर फिर से भिखारी बनकर भीख मांगकर पैसे जमा करता। एक दिन जमींदार अपनी पत्नी मंगला को शहर में समंदर दिखाने के लिए लेकर गया हुआ था। वहां जाकर जमींदार ने देखा कि रंजीत भीख मांग रहा था। तुम मुझे एक दोगे, भगवान तुम्हें 10,000 देगा। अच्छा, तो ये है तुम्हारा नया खेल। गांव में बड़े ठाट बाट से घूमते हो और यहाँ आकर भीख मांगते हो। कृपा करें मालिक, कृपा करें, ऐसा ना करें। मैं ये बस अपना घर चलाने के लिए करता हूँ। मैंने आपके पूरे पैसे इकट्ठे कर लिए हैं और मैं जल्द से जल्द आपके पास आने ही वाला था। तुम बस गांव चलो और वहाँ चलकर देखना, तुम्हारा रहना दुश्वार हो जाएगा। जमींदार और मुंशी ने मिलकर पूरे गांव वालों को ये बात बता दी। रंजीत जहाँ कहीं भी जाता, लोग उसे भिखारी कहकर शर्मिंदा करते। अरे वो देखो, गांव के सबसे बड़े भिखारी गांव में आ रहे हैं। हाँ हाँ, जल्दी से जेब से चिल्लर निकालो, इन्हें भीख भी तो देनी है हमें। पूरे गांव से रंजीत अपने भिखारी होने के ताने सुन सुनकर थक हार कर परेशान होकर भागलपुर गांव छोड़कर चला जाता है। उस जमींदार ने मेरी जमीन ले ली, मेरा घर ले लिया, मेरा सब कुछ खत्म हो गया। भगवान ने अनाथ भेजा था। आज इस उम्र में भी मैं अकेला ही हूँ। इस जीवन में रोने से अच्छा है कि मैं ये जीवन ही त्याग दूं। रंजीत ऊंचे पहाड़ पर चढ़कर गहरी सोच में पड़ा ही था। वहाँ पर एक तपस्वी साधु तपस्या में लीन थे और उनकी आँख खुल गई। उन्होंने देखा कि रंजीत उस पहाड़ की चोटी पर खड़ा है। तुम बहुत परेशान लग रहे हो बालक, क्या समस्या है? और यहाँ इस चोटी पर सालों से कोई नहीं आया, तुम यहाँ क्यों आए हो? मैं क्या बताऊं, मेरी जिंदगी यहाँ पहाड़ से, इस खाई से भी ज्यादा गहरी और बेकार है। रंजीत अपनी सारी बातें उस तपस्वी साधु को बताता है। मेरी तपस्या भंग करने का मैं तुम्हें दंड भी दे सकता हूँ, लेकिन तुम्हारी परेशानी बहुत जटिल है, इसलिए मेरे पास तुम्हारे लिए एक बेहतरीन उपाय है। तपस्वी साधु ने अपने कमंडल से पानी का जल निकालकर रंजीत के ऊपर छिड़क दिया। रंजीत ने जैसे ही आंखें बंद की, रंजीत के ऊपर एक बड़ी सी रोशनी आ गई और रंजीत अपने भिखारी के वेश में आ गया। ये आप क्या कर रहे हैं और मैं इस भेष में कैसे आ गया? मैंने तुम्हें आशीर्वाद दिया है, तुम जब भी इस भेष में कुछ भी भिक्षा लोगे, वो भिक्षा 4 गुना ज्यादा हो जाएगी, लेकिन सिर्फ इस भेष में रहने पर ही। और इसकी शुरुआत मैं करता हूँ। आप क्या करने वाले हैं गुरुजी? मैं ये सोने के सिक्के तुम्हें भिक्षा में दे रहा हूँ। बहुत कम ऐसे होते हैं जिन्हें साधु भिक्षा देते हैं।
मैं इसे तुम्हें आशीर्वाद के तौर पर दे रहा हूँ। मैं इसे एक सपना समझूं या क्या समझूं? ये मेरे साथ भगवान ने कैसा खेल खेला है, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। जैसे ही तपस्वी साधु ने एक सोने का सिक्का दिया, रंजीत के भिखारी के वेश में होने के कारण वो सिक्का 4 गुना ज्यादा हो गया। रंजीत की आंखें उन सिक्कों को देखकर हैरान हो गई। रंजीत ने उन सिक्कों को शहर जाकर एक जौहरी की दुकान पर बेच दिया और सारे पैसे लेकर गांव के पास वाली जमीन में एक बड़ा सा घर बनवाया। ठेकेदार साहब, मेरा ये घर बहुत बड़ा बनवाना। मुझे मेरे भागलपुर गांव वासियों को इस जमीन पर दावत देनी है। जो आदमी सड़कों पर भीख मांगता था, आज वो इस तरह का कैसे हो गया? समय का खेल है बस। तुम सिर्फ अच्छे से बड़ा सा घर बनवा दो, बाकी काम मुझ पर छोड़ दो। बड़ा सा घर बनाकर रंजीत भागलपुर गांव वालों से अपने बेइज्जती का बदला लेना चाहता था। रंजीत को जो भी शहर में भीख देता, तपस्वी साधु के कृपा से वो 4 गुना ज्यादा हो जाता। देखते ही देखते रंजीत भिखारी से अमीर बन गया। लेकिन रंजीत का सारा व्यवहार भिखारी जैसा ही था। उसने अपने बड़े से घर में एक बड़ी सी दावत रखी और उसने जमींदार, मुंशी और सारे गांव वालों को बुलाया। उसने अपना नाम छुपाकर सारे गांव वालों को न्योता दिया। सुनो सुनो सुनो, भागलपुर गांव के पास जो बड़ा सा महल बना है, वहाँ के मालिक ने पूरे भागलपुर वासियों को दावत पर बुलाया है। सुनो सुनो सुनो। जमींदार साहब, मैंने अंदर जाकर उस महल को देखा। वो बहुत बड़ा महल है, हमें चलना चाहिए। वहाँ जाकर हमें भी फायदा हो सकता है। अच्छा, तब तो हमें जरूर चलना चाहिए। सारे गांव वाले दावत के नाम पर बहुत खुश हो जाते हैं और दावत पर चले जाते हैं। उस दावत में रंजीत अपने भिखारी के वेश में ही होता है। उसे वहाँ देखकर जमींदार और मुंशी कहते हैं, तुम यहाँ भी आ गए? घर बसा नहीं कि भिखारी पहले ही आना शुरू? आने दो मालिक, आने दो। अच्छी भीख मिल जाएगी ना यहाँ पर। जमींदार और मुंशी की बात सुनकर वहाँ पर ठेकेदार आ जाता है और वो कहने लगता है, जिसे आप भिखारी समझ रहे हैं, ये बड़ा सा महल उनका ही है। ये क्या बकवास है? ठेकेदार, तुम होश में तो हो? मैं सच कह रहा हूँ, ये महल मैंने ही बनाया है और ये रंजीत जी का ही महल है। लेकिन ऐसे कैसे? ये तो शहर में भीख मांगा करता था और आज इतने बड़े महल का मालिक रंजीत कैसे हो गया? तब वहाँ रंजीत कहता है, मैं तो बस अपने हालातों की वजह से भीख मांगा करता था, लेकिन आप सब अपने कर्मों से मांग रहे हैं। सब कुछ होते हुए भी तुम्हारे पास कुछ नहीं है। मेरे पास कुछ ना होकर भी अब सब कुछ है। रंजीत की बात सुनकर दोनों बहुत उदास हुए और सारे गांव वाले शर्मिंदा हो गए और रंजीत से माफी मांगने लगे। लेकिन उसके बाद भी रंजीत शहर जाकर भीख मांगकर अपनी जिंदगी जीता था। पालनपुर नाम का एक खुशनुमा गांव था। वहाँ के लोग बड़े ही काबिल और पढ़े लिखे थे। प्रेमलाल अपनी पत्नी और बच्चों के साथ पालनपुर में रहता था। बाकी गांव वालों की तरह वो मेहनती और काबिल नहीं था। गांव का कोई कोना नहीं बचा था जहां प्रेमलाल ने उधार ना मांगी हो। इसलिए गांव वालों ने उसका नाम प्रेमलाल से उधारी लाल रख दिया था। उसकी पत्नी माधुरी भी उसके उधार लेने से बहुत परेशान थी। अजी, कहाँ गए? मैं कब से आपको आवाज लगा रही हूँ। हाँ भाग्यवान आया। अरे मैं हमेशा तुम्हारे साथ ही तो हूँ। आपके यहाँ साथ रहने से कुछ नहीं होगा। आपको जाकर बाहर काम भी करना पड़ेगा। और वैसे भी पूरा गांव उधारी के ताने मार मार के हमारा जीना हराम कर रखा है। अरे अब क्या हो गया? पूरा गांव तो खामखा हमारे परिवार के पीछे पड़ा हुआ है। गांव में अगर पत्ता भी गिर जाए तो सबको लगता है उसके पीछे मेरा ही हाथ है। इतना कहकर उधारी लाल घर से बाहर चला गया और बाजार जाकर उसने घर का राशन लेने का सोचा। बाजार जाते वक्त
उधारी लाल को जमींदार और महाजन उसे देखकर अरे जमींदार साहब, वो देखिए उधारी लाल अब नजर आया है। ये पैसे ले लेता है और नजर नहीं आता। चलिए इससे अपने पैसे वसूलते हैं। अरे भाई हाँ, सही कह रहे हो। उधारी लाल ने मुझसे अभी 4 दिन पहले ही 2000 रुपए लिए और कह रहा था कि रात को दे दूंगा, और 4 दिन हो गए हैं, ना पैसे दिए और ना नजर आया। अरे दामोदर भैया, जल्दी से मुझे महीने भर का राशन दे दो। ये लो सामान की पर्ची, और हाँ, मेरे हिसाब में इसका सारा बिल लिख लेना, ठीक है? अरे कैसा हिसाब? तुमने पिछले 4 महीने से कोई हिसाब नहीं किया। मेरी दुकान में बोर्ड लगा है और बोर्ड पर लिखा है आज नकद कल उधार, लेकिन तुमने तो इस बोर्ड का गलत मतलब समझ लिया है। इस पे ये नहीं लिखा कि हमेशा उधार दो और नगद ना लो। या तो तुमने मुझे बहुत बड़ा दानवीर समझ लिया है, और या तो तुम मेरे ससुराल से आए हो जो मैं तुम्हें उधार में दे दूं। हाँ? अरे मैंने आपको 6 महीने पहले ही पूरे पैसे दिए थे, और अब आप फिर से पैसा मांग रहे हैं। 6 महीने पहले तो ऐसे बोल रहा है जैसे कल की बात है। चुपचाप पैसे फेंको और तमाशा देखो। मैं तंग आ गया हूँ तुमसे। आज मैं कुछ सामान नहीं दूंगा तुम्हें। अरे दामोदर भैया, एक बार मेरी पगार आ जाने दो, मैं तुम्हारे पैसे ऐसे दे दूंगा, ऐसे बस पलक झपकते ही तुम्हारे पैसे दे दूंगा। हैं? क्या कहा तुमने? पगार? अरे ये कैसी अमृतवाणी तुम्हारे मुंह से निकल गई? पगार? और तुम जैसे बेरोजगार और उधारखोर इंसान को कौन काम पर रख रहा है? हाँ? जरा मुझे भी तो बताओ। मैं जाकर उसके चरण धोकर पीऊंगा। और तभी वहाँ जमींदार और महाजन आ जाते हैं। अरे देखो, आज चांद आखिरकार निकल ही आया। बड़ी खरीदारी हो रही है, क्या बात है? उधारी लाल, अब किस बेचारे ने तुम्हें उधार दे दिया? अरे दूसरों की बातें छोड़ो, हमें तो ऐसा लग रहा है कि दामोदर ने ही उधारी दे दी है। अरे जी नहीं जमींदार साहब, मैंने कोई उधारी नहीं दी और ना ही मैं दूंगा। जमींदार और महाजन ने उधारी लाल को बहुत ताने मारे और वो दुकान से बिना सामान लिए ही चला गया। तभी उसी वक्त गांव से एक ज्योतिष आ रहे होते हैं। उधारी लाल उन्हें देखकर उनकी ओर बढ़ जाता है। ज्योतिष को देखते ही उधारी लाल उनसे पूछने लगता है, ज्योतिष जी, बड़े दिनों बाद आपका गांव में आना हुआ। आप इतने दिनों तक कहाँ थे? उधारी लाल, तुम यहाँ? वो सब ठीक है, लेकिन मैं कोई उधार नहीं देने वाला। अरे मैं उधार मांगने नहीं, मैं तो बस ये चाहता हूँ कि आप मेरा हाथ देख लें और मुझे बताइए कि इन सारी समस्याओं का हल कब और कैसे होगा। समस्या का हल तो मिल जाएगा, लेकिन तुम्हें पता है ना कि बिना कुछ दक्षिणा लिए मैं हाथ नहीं देखता। आप इसकी कोई तरकीब बताइए, मैं तुरंत आपको दक्षिणा दे दूंगा। और ज्योतिष जी उधारी लाल का हाथ देखकर तुरंत उसकी समस्या का समाधान बता देते हैं। उधारी लाल, अब तुम समझ लो कि तुम्हारा समय अच्छा आने वाला है। बस तुम्हें अच्छी लगन और निष्ठा से कुछ दिन मेहनत करनी है, बस। हुजूर, ऐसा क्या करना होगा मुझे? सबसे पहले जाकर तुम झूठ बोलकर उधार लेना छोड़ दो, और जिनसे भी उधार लिया है तुम उनसे जाकर माफी मांगो और अच्छे आदमी बनकर दिखाओ, और अपनी मेहनत के पैसों से पूरे गांव को अपने दम पर दावत देकर दिखाओ। अच्छा, ठीक है ज्योतिष जी, मैं ऐसा ही करूंगा। चलो लाओ मेरी दक्षिणा। मैंने आज तक किसी का उधार नहीं चुकाया, लेकिन मैं आपका उधार जरूर चुकाऊंगा। आपको जरूर आपकी दक्षिणा मिलेगी। अरे मैं दुनिया को उल्लू बनाता हूँ, ये उधारी लाल तो मेरा ही उल्लू सीधा कर गया। उधारी लाल ज्योतिष जी की बात सुनकर वहाँ से चला जाता है और घर जाकर अपने बच्चों और पत्नी से ये सारी बातें बताता है। कोई बात नहीं जी, आपको अपनी गलती का एहसास हो गया, यही बहुत है। आप जाके गांव वालों से माफी मांग लीजिए। उधारी लाल पूरे गांव में जाकर सबसे माफी मांगता है और उनके पैसे उन्हें वापस देने का वादा करता है। जमींदार और महाजन इस बात से दुखी थे। उन्होंने उधारी लाल के सामने एक शर्त रखी। देखो, माफी और वादे से कुछ नहीं होगा। जब तक तुम हमारे पूरे पैसे वापस ना कर दो और पूरे गांव को दावत ना करवा दो, हम गांव वाले तुम्हें माफ नहीं करेंगे।
उधारी लाल शर्त सुनकर संकट में पड़ जाता है और ज्योतिष जी के पास समस्या लेकर पहुंच जाता है। ज्योतिष जी उधारी लाल को चिंतित देखकर उससे पूछते हैं, क्या हुआ उधारी लाल? अब मुझे किस तरह से लूटने आए हो? मेरा मतलब है कि किस चीज की उधारी लेने आए हो? क्यों परेशान हो? क्या बाधा आ गई? हाँ, और उधारी लाल ज्योतिष जी को अपनी सारी समस्या बता देता है और उनसे इस समस्या का हल मांगता है। देखो उधारी लाल, मैं तुम्हें उधार तो नहीं दूंगा, लेकिन मैं तुम्हें अपने साथ रखकर तुम्हारी एक मदद जरूर करूंगा। तुम यहाँ रोज आकर मेरे कामों में मेरा हाथ बटाओ तो मैं तुम्हें महीने की 10,000 रुपए तनख्वाह दूंगा। ठीक है जी हुजूर, मुझे मंजूर है। मैं कभी उधारी नहीं लूंगा और आपके यहाँ काम भी करूंगा और सबका उधार चुका दूंगा, पक्का। इसी तरह उधारी लाल ज्योतिष जी के साथ काम करके गांव वालों के कर्जे चुकाकर सबको दावत देता है और अपने परिवार के साथ खुशहाल जिंदगी जीता है। तमिलनाडु का कन्याकुमारी दक्षिण भारत के बिल्कुल अंतिम छोर पर स्थित है। इसके आगे विशाल हिंद महासागर है जो आगे जाकर बर्फीले अंटार्कटिका महाद्वीप को स्पर्श करता है। ये कहानी कन्याकुमारी के पास स्थित पुटुसपुर नाम के गांव में रहने वाले अब्दुल की है। अब्दुल बकरे पालने का काम करता था। उसके पास छोटे बड़े कुल मिलाकर 20 बकरे बकरियां थे। पहचान के लिए अब्दुल ने उनके ऊपर सफेद पेंट से नंबर लिख रखे थे। पापा, बकरा नंबर 15 से उसका पेंट छूट रहा है। मैं स्कूल से चौक लेकर आई हूँ, क्या मैं बकरे पर नंबर लिख दूँ? हाँ सकीना बेटी, लिख दो। सकीना जब बकरे पर नंबर लिखने चली गई तो अब्दुल की बीवी हमीदा अब्दुल से बोली, सकीना की फीस जमा होगी और गयास भी मोबाइल के लिए रो रहा है। बकरा नंबर 13 बड़ा हो गया है, आप इसे बेच आइए, हमें पैसों की जरूरत है। ठीक है, मैं आज शाम को मोहित भाई के पास जाऊंगा। जब कोई बकरा बड़ा हो जाता तो अब्दुल बकरे को किसी मटन शॉप वाले के पास बेच आता। आओ अब्दुल आओ, आज क्या माल लेकर आए हो? आज का माल एकदम कड़क है, इसके मुझे 15,000 रुपए तो मिलने ही चाहिए। इस बकरे के 15,000 नहीं मिल सकते, ऐसे बकरे तो 7-8 हजार में बिकते हैं। फिर भी तुम जान पहचान के आदमी हो तो मैं तुम्हें 10,000 दे दूंगा, इससे ज्यादा कोई इस बकरे की कीमत नहीं देने वाला। अब्दुल ने बकरा 10,000 में बेच दिया। वो पेठे की मिठाई और पैसे लेकर घर पहुंचा। कितने में बिका बकरा? मोहित भाई ने 10,000 दिए हैं। मोहित आपको कम दाम देता है, आप किसी और दुकानदार के पास क्यों नहीं जाते? मोहित भाई अपनी जान पहचान के आदमी हैं, वो ठीक ही कीमत देते होंगे। 10,000 में सकीना की फीस और गयास का मोबाइल दोनों काम हो जाएंगे क्या? 3,000 मेरे पास है, 13,000 में दोनों काम हो जाएंगे। बच्चों को ये पेठा बांट दो। अब्दुल जब भी कोई बकरा बेचता उसे अफसोस भी होता, क्योंकि बकरे को पालते पालते उससे लगाव हो जाता था। लेकिन बेचना अब्दुल की मजबूरी थी। घोड़ा अगर घास से दोस्ती करे तो खाएगा क्या? अब्दुल का मकान बहुत पुराना और जर्जर था। रात में जब सभी लोग सो रहे थे तो तेज बारिश के कारण छत से एक बड़ा टुकड़ा गयास के पैर पर आ गिरा। गयास के पैर में बहुत चोट आई और घर की छत में एक छेद हो गया। गयास के पैर के इलाज में काफी पैसे खर्च हो गए। मैं कब से कह रही थी कि मकान की मरम्मत करा लो, आखिर लेने के देने पड़ ही गए। अब इलाज में भी पैसा खर्च हुआ जा रहा है और ये छेद भी बंद करना पड़ेगा। मेरे पास पैसे कहाँ थे जो मैं मकान की मरम्मत करा लेता? फिर इस पुराने मकान में पैसा लगाना बेवकूफी है, ये कभी भी गिर सकता है। आप किसी भी तरह पैसे कमाइए, लेकिन जल्द से जल्द नए घर का इंतजाम करिए, वरना हमारे सिर पर छत भी नहीं रहेगी। बकरे पालने के धंधे में तो कोई खास फायदा नहीं हो रहा, मुझे कुछ और ही सोचना पड़ेगा। हाँ पापा, स्कूल के बच्चे भी हमें बकरे बकरियों के भाई बहन कहकर चिढ़ाते हैं। आप कोई और काम करिए ना। अब्दुल को पेठा पसंद था। उसने सोचा, क्यों ना मैं पेठे की मिठाई बेचूं? मैं कन्याकुमारी जाऊंगा और वहाँ पर पेठे बनाकर बेचूंगा। लेकिन आपको पेठा बनाना भी तो नहीं आता। तो मैं किसी दुकान पर काम करके पेठा बनाना सीख लूंगा। पापा,
आपको पेठा बनाना सीखने के लिए कहीं काम करने की जरूरत नहीं है। उस दिन आप पेठा लाए थे ना, तो मैंने YouTube पर पेठा बनाने की विधि देखी थी। अब्दुल ने सारे बकरे बकरियों को बेच दिया और कन्याकुमारी जाकर पेठा बनाने का सामान खरीदा और दुकान पर बेचना शुरू कर दिया। पेठा कितने रुपए किलो है? सिर्फ 200 रुपए किलो। मेरे बच्चे रंगीन पेठा खाते हैं। क्या आपके पास रंगीन पेठा है? अभी तो नहीं है बाबूजी, लेकिन जल्द ही उपलब्ध हो जाएगा। धीरे धीरे अब्दुल की बिक्री बढ़ती है और उसकी दुकान शहर में अब्दुल पेठा वाला के नाम से मशहूर हो जाती है। जब अब्दुल के पास पैसे इकट्ठे हो जाते हैं तो वो अपना नया घर बनवा लेता है। बच्चों, तुम्हारी परीक्षाएं खत्म होने के बाद हम श्रीलंका घूमने जाएंगे। अब्दुल का परिवार जब श्रीलंका घूमने गया तो वो अपने साथ अपनी दुकान का पेठा भी ले गए। उन्होंने श्रीलंका के लोगों को फ्री में पेठा खिलाया। बताइए भाई साहब, हमारा पेठा कैसा है? आपके पेठे का स्वाद तो वाकई गजब है। हमारे यहाँ अली नाम का एक आदमी पेठा बेचता है, लेकिन आज मुझे पता चला कि अली के पेठे में तो कोई स्वाद ही नहीं है। अब्दुल के परिवार ने भी अली का पेठा खाकर देखा। छी, ये तो कड़वा रहा है, इसे तो निगला भी नहीं जा रहा है। पापा, कन्याकुमारी में तो आपकी दुकान फेमस हो ही चुकी है। वो दुकान नौकरों को सौंप कर आप यहाँ पर अपनी दुकान शुरू कीजिए। तुमने ठीक कहा सकीना, अब हम अपने बिजनेस को श्रीलंका में फैलाएंगे। अब्दुल ने भारत से ही पेठा मंगाया और श्रीलंका में कारोबार शुरू किया। श्रीलंका में भी अब्दुल का व्यापार तेजी से फैलने लगा। अली का पेठा अब लोगों ने सूंघना भी बंद कर दिया। अली एक दिन अब्दुल के पास गया। भाई साहब, तुम अपने पेठे को कैसे तैयार करते हो? मैं तुम्हारा तरीका सीखना चाहता हूँ। तुम्हारा स्वागत है दोस्त, मैं तुम्हें हर चीज बहुत अच्छे से दिखाता और समझाता हूँ। अली ने अब्दुल के पेठा तैयार करने का पूरा प्रोसेस देखा। उसे बात समझ में आ गई कि फर्क बस हरे पेठे की क्वालिटी का है। अब्दुल भाई, तुम इतनी अच्छी क्वालिटी का हरा पेठा क्यों इस्तेमाल कर रहे हो? लो क्वालिटी का पेठा इस्तेमाल करो, लागत कम आएगी, मुनाफा अधिक होगा। नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकता। मैं अपने ग्राहकों को अच्छी से अच्छी क्वालिटी का माल उपलब्ध कराना चाहता हूँ। तुम्हें भी अपने पेठे की क्वालिटी सुधार लेनी चाहिए। देखो, अगर तुम और मैं दोनों लो क्वालिटी का पेठा इस्तेमाल करेंगे तो किसी को क्वालिटी के बारे में पता ही नहीं चलेगा। हम दोनों का फायदा होगा। तुम कहो तो मैं अपने इम्पोर्टर से तुम्हारी बात करा दूं। वो तुम्हें सस्ता हरा पेठा उपलब्ध करा देगा। नहीं भाई, मुझे नहीं चाहिए सस्ता पेठा। अगर ये आदमी यहाँ रहा ना तो मेरा धंधा तो चौपट हो जाएगा। अली ने एक औरत को कुछ रुपए दिए और उसे अब्दुल के पास भेजा। मेरे पास पैसे नहीं है, लेकिन मेरा मिठाई खाने का बहुत मन कर रहा है। क्या आप मुझे अपना पेठा खिला देंगे? हाँ बहन जी, आप जितना चाहे खा सकती हैं। अल्लाह की दुआ से आपके खाने से मेरे माल में कोई कमी नहीं होगी। आपकी आवाज तो पेठे की तरह मीठी है। आप मुझे बहन जी मत कहिए, मेरा नाम रसीली है। आप मुझे इसी नाम से बुलाइए ना। मैं आपसे अकेले में मिलना चाहती हूँ। क्या आपके पास फुर्सत है? अली का प्लान था कि रसीली अब्दुल को फंसा लेगी और गलत झूठे इल्जाम लगाकर उसे बदनाम करके जेल भिजवा देगी, लेकिन अली का प्लान सफल नहीं हो पाया। अब्दुल ने रसीली की बातों से उसे भांप लिया और सख्ती से कहा, मैं एक शादीशुदा आदमी हूँ, इसीलिए मैं तुमसे अकेले में नहीं मिल सकता। वहाँ किसी औरत की दाल नहीं गलने वाली, तुम कुछ और उपाय करो। अली अपनी जान पहचान के एक मंत्री के पास पहुँचा। मंत्री जी, एक अब्दुल नाम के भारतीय ने मेरी नाक में दम कर रखा है। आप किसी तरह कोई कानूनी अड़ंगा लगाकर उसे वापस तमिलनाडु भिजवा दीजिए। भारत सरकार से अच्छे रिश्ते रखना फिलहाल हमारी मजबूरी है। भारत सरकार हर तरह से हमारी मदद कर रही है। इस समय किसी भारतीय व्यापारी को कष्ट देना उचित नहीं होगा। तुम अपने स्तर पर कुछ उपाय कर लो। अली क्रोधित हुआ और अपने घर पहुंचा। क्या हुआ? आजकल आप इतने परेशान क्यों रहते हैं? अब मेरी परेशानी में तुम क्या कर लोगी? तुम्हें तो बस गहने और अच्छे कपड़े चाहिए। गहने और अच्छे कपड़े चाहने में बुरा ही क्या है?
लेकिन तुम अपनी परेशानी का कारण तो बताओ, हो सकता है मैं कुछ समाधान दे पाऊं। अली ने पत्नी को समस्या बताई। मेरा भाई शाहरुख अंटार्कटिका की यात्रा पर जा रहा है। उस आदमी को जहाज में बैठाकर अंटार्कटिका में फेंकवा दो। वहाँ बर्फ ही बर्फ है, ठिठुर कर वहीं मर जाएगा। अली का साला जिस दिन अंटार्कटिका जा रहा था, उससे एक दिन पहले अली ने कुछ नकाबपोश गुंडों के द्वारा अब्दुल को उठवा लिया। अब्दुल के हाथ पैर बांधे और आंखों पर पट्टी बांधकर जहाज पर लेटा दिया। अली का साला अब्दुल को बर्फीले अंटार्कटिका महाद्वीप पर फेंक आया, जहाँ दूर दूर तक सिवाय बर्फ के और कुछ भी नहीं था। किसी तरह अब्दुल ने अपनी आंखों की पट्टी हटाई। ये मैं कहाँ आ गया हूँ? यहाँ तो बहुत ठंड है, बहुत भूख लग रही है। यहाँ तो कुछ खाने को भी नहीं मिल रहा। तभी अब्दुल को अपने पीछे से किसी के गुर्राने की आवाज आई। अब्दुल के पीछे एक सफेद भालू खड़ा था। भालू अब्दुल के पीछे पड़ गया और अब्दुल को इधर उधर दौड़ाने लगा। हे अल्लाह, अब ये आफत कहाँ से आ गई? अब्दुल को ठंडे पानी की नदी में कूदना पड़ा। तब सफेद भालू ने अब्दुल का पीछा छोड़ा। ये भालू कुछ तो खाता ही होगा। अगर मैं इसके पीछे पीछे जाऊं तो मुझे खाना मिल सकता है। अब्दुल भालू के पीछे पीछे गया। भालू एक दूसरे भालू के पास पहुंचा जो जमीन पर पड़ा हुआ था। जमीन पर पड़े भालू के पेट पर एक घाव था जिससे खून बह रहा था। मुझे उस भालू की मदद करनी चाहिए। अब्दुल डरते हुए घायल भालू के पास पहुंचा और अपने कपड़ों का इस्तेमाल करके भालू की पट्टी की। अब अब्दुल के पास पहनने के लिए शर्ट भी नहीं थी। हे अल्लाह, मेरी मदद करो। तभी अब्दुल के सामने एक देवी प्रकट हुई। मैं बर्फ की देवी आइसनो हूँ और यहाँ के प्राणियों की देखभाल करती हूँ। हर साल यहाँ शिकारी आते हैं और भालुओं का शिकार करते हैं। तुमने एक घायल भालू की मदद की। मैं तुमसे बहुत खुश हूँ, इसलिए मैं तुम्हें एक उपहार देना चाहती हूँ। देवी ने अब्दुल को एक छड़ी दी। इस छड़ी को बर्फ से स्पर्श कराना। बर्फ उसी चीज में बदल जाएगी जिसकी तुम्हें जरूरत होगी। मैं कन्याकुमारी से आया हूँ। सबसे पहले मैं बर्फ की नाव बनाकर घर जाऊंगा, लेकिन घर पहुँचने के बाद इस छड़ी का कोई उपयोग नहीं रह जाएगा, क्योंकि कन्याकुमारी में तो बर्फ होती ही नहीं है। तुम उसकी चिंता मत करो। मैं हर अमावस्या की रात 12 बजे तुम्हें यहाँ से एक बड़ा बर्फ का टुकड़ा भेज दिया करूँगी। अब्दुल अपने मन में नाव का ध्यान करते एक बड़े बर्फ के टुकड़े से छड़ी को स्पर्श कराता है। बर्फ का टुकड़ा नाव में बदल जाता है। अब्दुल नाव से यात्रा करता हुआ कन्याकुमारी पहुंचा। पापा, आप कहाँ चले गए थे? हमने आपको बहुत बार फोन किया। बेटा, किसी ने मुझे अंटार्कटिका पहुंचा दिया था, लेकिन अब सब ठीक है। तुम्हें सकीना को और तुम्हारी माँ को जिस चीज की भी जरूरत हो, वो मुझे एक कागज पर लिख कर दे दो। अमावस की रात को अब्दुल समुद्र तट पर जाकर खड़ा हो गया। उसने देखा एक बड़ा सा बर्फ का टुकड़ा तैरता हुआ उसकी तरफ चला आ रहा है। अब्दुल ने उस बर्फ के कई टुकड़े किए और उसने बर्फ से ही पेठा बनाया। उस पेठे में वही स्वाद था जो उसके हाथ से तैयार पेठे में होता था। बर्फ के भारी टुकड़ों से उसने अपने लिए कार भी बनाई। कुछ दिनों बाद अब्दुल श्रीलंका गया। इस बार वो अपनी दुकान पर एक महंगी कार में पहुंचा। अली उसको देखकर चौंक गया। शाहरुख, क्या तुमने अब्दुल को अंटार्कटिका पर नहीं छोड़ा था? मैंने तो उसे वहीं छोड़ा था। तो फिर वो वापस कैसे लौट आया? मुझे क्या पता, बिना जहाज के समुंदर पार करके वो कैसे यहाँ तक पहुँच आया। अब्दुल के पास अब पेठे की कोई कमी नहीं थी। वो बर्फ से जितना चाहे उतना पेठा तैयार कर लेता था। उसकी कोई लागत भी नहीं आती थी। और अब्दुल भाई कैसे हो? बढ़िया हूँ अली, तुम सुनाओ। मैं भी ठीक ही हूँ। आपके पेठे की क्वालिटी तो और भी शानदार हो गई, एकदम शीशे की तरह पारदर्शी, बिल्कुल बर्फ की तरह। तुमने ठीक पहचाना, मैं ये पेठा बर्फ से ही तैयार कर रहा हूँ। पेठा बर्फ से तैयार कर रहे हो? इसका क्या मतलब है? अब्दुल ने अली को बर्फ और जादुई छड़ी के बारे में बताया। तो अब्दुल भाई,
वो छड़ी आप कुछ दिनों के लिए मुझे भी दे दीजिए, मैं भी बर्फ से पेठा तैयार कर लूंगा। मैं वो छड़ी तो तुम्हें नहीं दे सकता, क्योंकि अगर तुमने वो कहीं गुम कर दी तो मेरा बहुत नुकसान हो जाएगा। तुम एक काम करो, तुम अमावस्या की रात को कन्याकुमारी आ जाओ, मैं बर्फ से पेठा तैयार करूंगा और तुम्हें कम दामों पर बेच दूंगा, ताकि तुम्हारी भी रोजी रोटी चलती रहे। मैंने इसे अंटार्कटिका मरने के लिए भेजा, लेकिन ये तो वरदान लेकर वापस लौटा और अब मुझ पर ही दया कर रहा है। मैं अंटार्कटिका जाकर उस देवी से जादुई छड़ी लेकर आऊंगा। अली अपने साले शाहरुख के साथ अंटार्कटिका पहुंचा। शाहरुख, तुम तीर मारकर एक भालू को घायल कर देना, फिर मैं उस भालू की मदद करूंगा और फिर देवी प्रसन्न होकर मुझे उपहार देगी। फिर मैं भी अब्दुल की तरह अमीर हो जाऊंगा। शाहरुख ने भी एक भालू के पेट में तीर मारकर उसे घायल कर दिया। अली भालू के पास पहुंचा और भालू की मरहम पट्टी करने लगा। तभी बर्फ की देवी वहाँ प्रकट हुई। मैंने तुम्हारी बातें सुनी हैं। तुमने मेरा वरदान पाने के लिए जानबूझकर उस भालू को घायल किया है। तुम्हें दंड मिलेगा। देवी ने 4 भालू अली के पीछे दौड़ा दिए। अली अपनी जान बचाने के लिए ठंडी नदी में कूद गया। अरे कोई मुझे यहाँ से बाहर निकालो, ये भालू तो मुझे निकलने ही नहीं दे रहे हैं। मुझे माफ कर दो देवी, मुझे यहाँ से बाहर निकालो, मुझे घर जाना है। इस तरह अली ने अपनी करनी का फल भुगता। कोल्हापुर के एक शहर में संवाद अपनी बीवी और बच्चों के साथ रहता था। कोल्हापुर में सूखा और गर्मी होने के कारण लोग ज्यादातर अपने घरों में रहते थे। इतनी गर्मी है, लग रहा है नर्क में हूँ। क्या आप भी हमेशा नरक और बहकी बहकी बातें करते रहते हैं? कुछ दिनों की बात है, सब कुछ ठीक हो जाएगा। ये तुम पिछले 1 महीने से कह रही हो। आज खाना खा लो, कल तो हमें खाना भी नहीं मिलने वाला। काश दूसरे गांव और कस्बों की तरह हम भी खुश होते। दूसरे गांव के मर्द हमेशा काम और मेहनत करते हैं, यूं ही नहीं घर में बैठे बैठे रोटियां तोड़ते रहते हैं। तुम हमेशा मुझे ताने मार कर ही खुश रहो, ये नहीं है कि कभी मेरी थोड़ी तारीफ कर दें। तारीफ करने लायक कोई काम भी तो कर लो। संवाद अपनी पत्नी भाग्या से बहस करके घर के बाहर चला जाता है। चलो संवाद भैया, यहाँ क्या कर रहे हो तुम बड़े ढीले हो, हमेशा गांव में सब कुछ होने के बाद ही आते हो। हुआ क्या, पहले ये बताओ, ज्यादा मुंह न चलाओ। वहाँ देखो, शेरू शहर से बर्फ लेकर आया है और गांव वालों को मुफ्त में खिला रहा है। जाओ जाओ, थोड़ी सी बर्फ ही ले लो और अपनी पत्नी को जाकर दे देना। कम से कम तुम्हारे बर्फ से वो खुश तो हो जाएगी, क्योंकि गजरा तो तुम देने वाले नहीं हो। संवाद ये खबर सुनकर ही शेरू के पास दौड़ पड़ा और उससे पूछने लगा, अरे शेरू भाई, ये इतनी सारी बर्फ तुम कहाँ से ला रहे हो? बड़ा अच्छा लग रहा है तुम्हें गांव वालों की मदद करता देख। ज्यादा मस्का मत मारो और बर्फ ले जाओ, मैं तुमसे कोई पैसे नहीं लेने वाला। नहीं, मुझे बस इतना बताओ कि ये बर्फ तुम ला कहाँ से रहे हो? मैं फिर से तुमसे कह रहा हूँ, आम खाओ ना, गुठलियाँ क्यों गिन रहे हो? उस वक्त तो संवाद शांति से बर्फ लेकर अपने घर चला जाता है और अपनी पत्नी भाग्या के साथ बड़े चाव से बर्फ को पानी में मिलाकर पीता है। शेरू कितना अच्छा और भला आदमी है, लोगों को बर्फ देकर उनकी प्यास बुझा रहा है, वरना इस गर्मी में हमारी क्या हालत होती पता नहीं। इससे पहले तो तुम कह रही थी कि गर्मी कुछ ही दिनों में खत्म हो जाएगी। तुम्हारा मन भी बर्फ की तरह यहाँ वहाँ डोलता रहता है। दूसरे दिन संवाद शेरू का पीछा करने लगता है और उसके साथ उस बर्फ वाली जगह पर जाता है। वहाँ जाकर देखता है किसी अजनबी आदमी से बातें कर रहा है। सुनो, कुछ दिन और बर्फ दे दो, मैं तुम्हारे हाथ जोड़ता हूँ। इससे मेरे गांव में मेरी इज्जत बढ़ जाएगी, जिससे मैं गांव का सरपंच बन जाऊंगा। हाँ, ठीक है। देखो, ये अब आखिरी बार है, इसके बाद मैं तुम्हें कोई भी बर्फ का टुकड़ा नहीं दूंगा। लेकर चुपचाप यहाँ से चले जाओ। काम का ना काज का, दुश्मन अनाज का। जैसा तुम कहो, इस बार मुझे थोड़ा ज्यादा दे देना। शेरू और उस बर्फ वाले की बात को संवाद अच्छी तरह समझ जाता है। शेरू का भांडा अब फूट चुका था। शेरू के वहाँ से जाते ही संवाद उस बर्फ वाले से कहने लगता है, मैं क्या कह रहा हूँ, मेरी सुनते क्यों नहीं है आप? भाई, तुम कुछ बोलोगे तो मैं सुनूंगा ना, और मेरा दिमाग मत खाओ, मैं पहले से ही बहुत परेशान हूँ। शेरू तुमसे जो बर्फ मुफ्त में ले जाता है, क्या तुम उसे पैसे लेकर बेचोगे? अगर तुम अच्छे पैसे दोगे तो क्यों नहीं, मैं जरूर तुम्हें बेचूंगा।
लेकिन एक शर्त पर, तुम अब शेरू या किसी और को बर्फ नहीं दोगे। ये भी कोई कहने की बात है? वो तो मुफ्त में ले जाया करता था और अब तुम पैसे दे रहे हो तो मैं तुम्हें ही दूंगा। अगले दिन से ही उस बर्फ वाले ने शेरू को मुफ्त में बर्फ देना बंद कर दिया और संवाद को पैसे देकर बर्फ बेचने लगा। संवाद उस बर्फ वाले से बर्फ लेकर बेचने की तैयारी करने लगा। आ जाओ, बर्फ खरीद लो। ये अच्छे ठंडे और टिकाऊ बर्फ हैं। गर्मी भगाओ, आ जाओ। अरे वाह संवाद भैया, ये हुई ना बात। गांव में बर्फ बेच रहे हो, हम तो शेरू से मुफ्त में ही ले लेंगे। कोई शेरू वेरू नहीं आने वाला। तुम्हें लेना है तो लो, और अब मुफ्त में नहीं, पूरे 50 रुपए में एक बक्सा मिलेगा बर्फ का। संवाद अपने मन की मनमानी करके बर्फ बेचने लगा। शेरू के हाथ में अब कुछ नहीं बचा था। शेरू ने उसे बर्फ बेचते हुए देखा और कहा, वाह दोस्त वाह, तुमने पीठ पीछे ये सारी साजिश रची। अच्छी चाल चली है तुमने। मैंने तो बस मौके का फायदा उठाया है। तुम जाकर सरपंच बनने की तैयारी करो। अच्छा, तो तुम्हें ये बात भी पता चल गई। शेरू उस वक्त कुछ नहीं कर पाया, लेकिन संवाद के मन में लालच का पेड़ आ चुका था। संवाद गांव-गांव जाकर बर्फ बेचने लगा था। गांव वाले लालच और गर्मी से परेशान होने के कारण संवाद से बर्फ मजबूरी में खरीदने लगे थे। अब से मुझे ज्यादा बर्फ चाहिए, मैं तुम्हें ज्यादा पैसे देने के लिए तैयार हूँ। यहाँ बर्फ की कोई खदान थोड़ी ना है जो मैं तुम्हें बर्फ दे सकूं। मेरे पास इतना ही मिलेगा। लेना है तो लो, वरना मत लो। तुमसे अच्छा तो वो शेरू था। सरपंच बनने के लिए भला गिड़गिड़ाया तो करता था, लेकिन दिल का साफ था। संवाद ज्यादा पैसे के लालच में बर्फ में गंदा पानी मिलाया करता था ताकि बर्फ ज्यादा बढ़ जाए। तालाब से पानी लेकर उस बर्फ वाले को दे दिया करता था, जिससे बर्फ बढ़े और वो ज्यादा पैसे कमा सके। आप इतने सारे बर्फ ला कहाँ से रहे हैं? कल गांव के कुछ लोग उस बर्फ के पानी को पीकर बीमार हो गए। मेरा तो बड़ा जी घबरा रहा है। ज्यादा लालच के चलते कहीं आप कोई गलत काम तो नहीं कर रहे हैं ना? अब गांव वाले कमजोर हैं तो उसमें मेरी क्या गलती? मैं तो बस एक बर्फ का व्यापारी हूँ। बस आप कोई गलत काम मत कीजिएगा। लेकिन संवाद किसी की भी नहीं सुनता। तालाब के पानी से बर्फ जमा कर वो गांव वालों को बेचा करता, जिस वजह से आधे से ज्यादा गांव बीमारी की चपेट में आ गए। लोगों को बुखार और कई अन्य बीमारी होने लगी। ये सब बैठकर यमराज और चित्रगुप्त देख रहे थे। आजकल कोल्हापुर में ज्यादा ही बर्फबारी हो रही है महाराज। तनिक, इस संवाद की आयु का पता लगाओ। अभी तो उसके जीवन के पूरे 40 साल बचे हैं महाराज। हम आयु के विरुद्ध तो नहीं जा सकते। हमें पिछली बार की तरह पृथ्वी पर जाना ही होगा और उसे सबक सिखाना होगा। तो क्यों न इस बार हम भी बर्फ का व्यापार कराएं? क्या कहते हैं आप? जैसे लोहा लोहे को काटता है, बर्फ बर्फ को काटेगा। तुम बस मेरा खेल देखते जाओ और एक व्यापारी का भेष धारण कर लो। यमराज और चित्रगुप्त कोल्हापुर गांव में भेष बदलकर एक बड़ा व्यापारी का रूप धारण करके चले जाते हैं। हमें करना क्या है महाराज? हम यहाँ एक बड़ा सा बर्फ का पहाड़ बना देंगे। लालच के जाल में फंसकर वहाँ संवाद जरूर जाएगा। यमराज ने अपनी दिव्य शक्तियों से एक बड़ा सा बर्फ का पहाड़ बना दिया। पूरे गांव वाले बर्फ का पहाड़ देखकर दंग रह गए। उनमें मौका देखकर संवाद वहाँ भी पहुँच गया। लगता है उस बर्फ वाले ने ये मेरे लिए लाया है। हाँ, वो भी तंग आ गया होगा मुझसे। लेकिन मुझे क्या, मैं तो बर्फ बेचूंगा। संवाद उस बर्फ के पहाड़ को देखकर वहाँ चला जाता है और कहता है, ये बर्फ का पहाड़ कहाँ से आया? तब यमराज और चित्रगुप्त वहाँ आ गए और चित्रगुप्त ने कहा, अरे तुम उसकी चिंता क्यों कर रहे हो? ये बर्फ तुम्हारे लिए ही लाई गई है, जाओ जाकर ले लो। हमें उन्हीं बर्फ वाले ने तो भेजा है आपके पास। ये बर्फ आपके लिए उपहार है। आप इतना अच्छा काम जो कर रहे हैं, वो भी इतनी गर्मी में लोगों को बर्फ पहुंचा रहे हैं, ये बड़ा ही पुण्य का काम है। अरे ये बात तो मुझे भी पता है। जब भी कोई मेरी तारीफ करता है मुझे बहुत शर्म आती है। संवाद ने आओ देखा ना ताओ और उस बर्फ के पहाड़ में बर्फ लेने की लालच में चला गया। जैसे ही बर्फ के पहाड़ के पास वो पहुंचा, यमराज ने अपनी शक्तियों से उसे बर्फ की एक बड़ी सी कारावास यानी कि बर्फ की जेल में बंदी बना लिया। ये क्या हो गया? मैं बर्फ की जेल में कैसे आ गया? मुझे ठंड लग रही है, मुझे यहाँ से निकालो।
संवाद को बर्फ की जेल में देख शेरू और उसकी पत्नी भाग्या दंग रह गए। तब शेरू ने कहा, कौन हो तुम लोग और मेरे गांव वाले को क्यों परेशान कर रहे हो? छोड़ दो मेरे पति को। ठंड के मारे देखो कैसे कांप रहे हैं। ज्यादा ठंड से कहीं बीमार न हो जाए। तब जाकर गांव वालों को दिखाने के लिए यमराज और चित्रगुप्त अपने असली अवतार में आ जाते हैं और कहते हैं, मैं यम हूँ, यमलोक का यमराज। और मैं हूँ चित्रगुप्त। यमराज और चित्रगुप्त को उनके असली अवतार में देख गांव वाले डर गए। शेरू और भाग्या ने उन्हें नतमस्तक होकर कहा, आप हमारे गांव क्यों आए हैं और आपने मेरे पति को ये कड़ी सजा क्यों दी है? दंड का पात्र संवाद स्वयं है। तब जाकर यमराज और चित्रगुप्त ने सारी सच्चाई गांव वालों के सामने रखी। मुझे छोड़ दो, ठंड के मारे मेरे प्राण निकल रहे हैं। मैं अपनी सारी गलती मानता हूँ, मैं ऐसा कभी नहीं करूँगा। कृपा करे महाराज, आप देव हैं, आप सब कुछ हैं। मेरे पति के प्राण बख्श दीजिए महाराज, मैं विधवा नहीं होना चाहती। यमराज ने भाग्या और अन्य गांव वालों की बात सुनकर बर्फ की जेल खत्म कर दी और कहने लगे, मैं तुम्हारे प्राणों को हरने नहीं आया था, मैं तुम्हें बस सबक सिखाने आया था। लेकिन तुम्हें दंड दिए बिना मैं जाऊंगा नहीं। आपने दंड दे तो दिया, मैं अब सब समझ गया हूँ। दंड तो तुम्हें अवश्य मिलेगा। आज से तुम जब भी बर्फ को छुओगे तो उसे छूते ही तुम्हें एक बिजली का झटका लगेगा। इतना कहकर यमराज और चित्रगुप्त वहाँ से अदृश्य होकर चले जाते हैं। संवाद को उसकी सजा मिल गई और वो अपनी पत्नी के साथ शांति पूर्वक रहने लगा। गांव वालों ने शेरू को गांव का सरपंच घोषित कर दिया और सुखी सुखी रहने लगे। एक गांव में रूपवती नाम की लड़की अपने पिता के साथ रहती थी। रूपवती की माँ तो थी नहीं, इसलिए जब उसके पिताजी ड्यूटी पर चले जाते तो वह घर पर अकेली रह जाती। एक दिन रूपवती ने अपने पिताजी से कहा, पिताजी या तो मुझे माँ ला कर दो या एक गाय ला कर दो। मैं सारा दिन घर में अकेले बैठे बैठे बोर हो जाती हूँ। बेटा, मेरी उम्र बहुत हो चुकी है, अब तुम्हें माँ तो नहीं मिल सकती, क्योंकि इस उम्र में कोई मुझसे शादी नहीं करेगा। लेकिन मैं तुम्हें गाय लाकर दे सकता हूँ। हर रविवार को गांव में जानवरों का बाजार लगा करता था। रूपवती के पिता बाजार से एक गाय खरीद लाते हैं। अरे वाह पिताजी, बहुत सुंदर गाय लेकर आए हो, मैं इसे मुन्नी कहकर बुलाऊंगी। अब रूपवती घर पर अकेली नहीं रहती थी, वह पूरे दिन मुन्नी के साथ खेलती रहती। कभी उसे घास खिलाती, कभी उसका दूध पीती, तो कभी उसे कविता पढ़कर सुनाती। रूपवती के घर के पीछे सेठ और सेठानी रहते थे। रूपवती की गाय मुन्नी बहुत शैतान थी। उसे जब भी मौका मिलता वह गांव में इधर उधर भाग जाती। एक दिन दोपहर में रूपमती की आंख लग गई, तो मुन्नी सेठानी के घर जाकर उसकी साफ सुथरी जगह में जगह जगह गोबर कराई। सेठानी जब सोकर उठी उसे बहुत क्रोध आया। उसने आव देखा न ताव और मुन्नी की लाठियों से पिटाई शुरू कर दी। जब मुन्नी के चिल्लाने की आवाज रूपमती के कानों में पड़ी तो वह एकदम उठ गई। रूपवती दौड़ती हुई सेठानी के घर पहुंची। अरे 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 ताई रुक जाओ, ताई बेचारी मर जाएगी। ले जा इसे यहाँ से, अगर अगली बार इसने घर गंदा किया तो मैं इसे जिंदा नहीं छोड़ूंगी। रूपवती रोती हुई मुन्नी को लेकर घर आई। मुन्नी का एक सींग टूट गया था, लगता है अब इसे खूंटे से बांध कर रखना चाहिए। रूपवती मुन्नी की मरहम पट्टी करती है और एक खूंटा गाड़कर मुन्नी को खूंटे से बांध देती है। हाँ, अब मैं निश्चिंत होकर रह सकती हूँ, क्योंकि अब ये कहीं नहीं भाग पाएगी। एक दिन रूपवती के घर डाकिया पत्र लेकर आया। क्या हुआ बेटी, किसका पत्र है? पिताजी, शहर के चाचा का पत्र आया है। अगले महीने की 24 तारीख को प्रीति की शादी है। कुछ दिनों बाद रूपवती अपनी चचेरी बहन की शादी में जाती है। देख मुन्नी, बस 2 दिन की बात है। यह चारा रखा है, खा लेना, और ये पानी रखा है, इसे पी लेना। जब रूपवती और उसके पिता चले गए
तो मुन्नी ने खींच खींच कर अपना खूंटा उखाड़ दिया और वह गांव में इधर उधर घूमने लगी। उसने देखा कि सेठ और सेठानी अपने घर में सो रहे हैं। मुन्नी उनके घर में घुसी और उन दोनों के मुंह पर गोबर कर दिया। 2 दिन बाद जब रूपवती घर लौटी तो उसने देखा खूंटा उखड़ा हुआ पड़ा है। पिताजी, मुन्नी कहाँ चली गई? दोनों मुन्नी को गांव में ढूंढने लगे। अरे चाचा, हमारी गाय देखी क्या? बेटा, तुम्हारी गाय को सेठ सेठानी ने पीट पीट कर मार डाला। रूपवती और उसके पिता को बहुत गहरा धक्का लगा। वे सेठ सेठानी के घर पहुँचे। ये मैं क्या सुन रहा हूँ सेठ जी? आपने हमारी गाय को मार डाला? हाँ, मार डाला। उसने हमारे मुंह पर गोबर कर दिया था, इसीलिए मार डाला। ये तुमने ठीक नहीं किया सेठ। मैं पंचायत में शिकायत करके तुम्हें सजा दिलाऊंगा। शिकायत विकायत से कुछ नहीं होगा। नियम ये है कि जानवर के बदले जानवर देना पड़ता है। मैंने तुम्हारे लिए नई गाय खरीदी है, वो देखो। हमारी गाय ऐसी मरगिल्ली नहीं थी। ये बूढ़ी गाय पता नहीं कहां से उठा लाए हो। देखो, ज्यादा चपड़ चपड़ मत करो। गाय के बदले मैं तुम्हें दे रहा हूँ, बस बात खत्म। मुझसे दुश्मनी लोगे तो ध्यान रखना, इकलौती बेटी है तुम्हारी। क्या करोगे तुम मेरा? बताना जरा। चल बेटी, ऐसे घमंडी लोगों के मुंह लगना बेकार है। रूपवती और रूपवती के पिता बूढ़ी गाय को ही अपने घर ले आते हैं। पिताजी, मुझे अपनी मुन्नी ही वापस चाहिए। बेटा, मुन्नी तो अब वापस नहीं आ सकती। हम इसी बूढ़ी गाय को प्यार से पालेंगे। रूपवती और उसके पिताजी कमजोर गाय की खूब देखभाल करते हैं। उसकी हालत में कुछ सुधार होता है। एक दिन रूपवती गाय का दूध दूने बैठी। पिताजी, जल्दी यहाँ आइए। गाय से दूध की जगह सोने का पानी निकल रहा है। अरे, ये कैसे हो सकता है? कुछ देर बाद सोना बाल्टी में जमकर ठोस सोने में बदल जाता है। मजा आ गया बेटा, ये तो सोना देने वाली गाय है। सोना देने वाली गाय की मदद से रूपवती जल्दी ही अमीर हो जाती है। अरे फूटे भाग्य हमारे, तुम कितने बेवकूफ हो। वह बूढ़ी गाय जिसे तुमने रूपवती को दे दिया था, सोने का दूध दे रही है। अगर वो गाय हमारे पास होती तो अब तक तो हम बहुत अमीर हो चुके होते। सेठ सोना देने वाली गाय को वापस लाने के बारे में सोचने लगा। उसने रविवार के बाजार से एक अच्छी गाय खरीदी और उसे लेकर रूपवती के घर पहुंच गया। क्या हुआ ताऊ जी, अब क्यों आए हो हमारे पास? पिताजी घर पर हैं बेटा? नहीं, ड्यूटी गए हुए हैं। मुझे अपनी बूढ़ी गाय वापस चाहिए। वो गाय मेरी माँ के समान है। तुम उसके बदले में ये स्वस्थ और अच्छी गाय ले सकती हो। अच्छा, अब जब हमने बूढ़ी गाय की सेवा करके उसे अच्छा कर दिया और वह सोने का दूध देने लगी, तो तुम्हें ये गाय वापस चाहिए? नहीं मिलेगी। सोच लो, तुम्हारे पिताजी के अलावा तुम्हारा इस दुनिया में कोई नहीं है। अगर उन्हें कुछ हो गया तो। रूपवती डर जाती है। सेठ सोना देने वाली गाय खोलकर ले जाता है। घर ले जाते ही वह दूध दूना शुरू करता है। अरे ये क्या? ये तो एक बूंद भी दूध नहीं दे रही। अरे आज तो दुआ जा चुका होगा, इसीलिए कल सुबह इसे दूना। उस रात सेठ और सेठानी सो जाते हैं। अगले दिन जब वे सोकर उठे तो उन्होंने देखा कि गाय ने पूरे घर में 2-2 फुट तक का गोबर कर दिया है। सेठ और सेठानी पलंग से उतरकर बाहर जाने की कोशिश करते हैं, लेकिन वे दोनों गोबर में गिर पड़ते हैं। उन दोनों का गोबर के अंदर दम घुट जाता है। तभी तो कहते हैं, जो दूसरों के साथ बुरा करता है उसका अंत भी बुरा ही होता है। पुराने समय की बात है। हिमाचल प्रदेश की पहाड़ियों के बीच एक सुंदर गांव बसा हुआ था। गांव में
मोतीलाल नाम का एक बुढ़ा आदमी अपनी बूढ़ी पत्नी के साथ रहता था। दोनों की कोई संतान नहीं थी, इसलिए वे दोनों बहुत दुखी रहते थे। एक दिन मोतीलाल की पत्नी चूल्हे पर खाना बना रही थी और मोतीलाल पास में बैठा खाना खा रहा था। तभी उनके घर कहीं से एक कुत्ता घुस आया। लगता है बेचारा भूखा है। हाँ, आप अपनी रोटी इसे दे दो, मैं आपके लिए और सेक देती हूँ। बूढ़ा आदमी कुत्ते को दूध में डालकर बहुत प्यार से रोटी खिलाता है। खाना खाने के बाद कुत्ता पूंछ हिलाने लगा। अरे, ये तो यहाँ से जाना ही नहीं चाहता। हम इसे पाल लेते हैं, इसको हम किच्चू के नाम से पुकारेंगे। बूढ़ा आदमी जब खेत पर जाता तो किच्चू भी उसके साथ जाता। एक दिन जब बूढ़ा आदमी खेत पर काम कर रहा था तो किच्चू एक जगह की मिट्टी खोदने लगा और भौंकने लगा। क्या हुआ किच्चू, क्यों भौंक रहे हो? शायद ये यहाँ की जमीन खोदने के लिए कह रहा है। क्या है यहाँ पर? बूढ़ा फावड़ा लेकर आता है और किच्चू की बताई जगह पर जमीन को खोदना शुरू करता है। किच्चू खुश होकर पूंछ हिलाने लगा। बूढ़े आदमी का फावड़ा एक पत्थर से जा टकराया। उसने पत्थर हटाकर देखा कि पत्थर के नीचे एक घड़ा रखा हुआ है। बूढ़े ने घड़े को बाहर निकाला। उसमें ढेर सारे सोने के सिक्के रखे हुए थे। बूढ़ा जब घड़ा सिर पर रखकर अपने घर ले जा रहा था तो गांव के एक आदमी चंदर सिंह ने उसे देख लिया। चंदर सिंह रात में बूढ़े के घर पहुंचता है। उसने देखा कि बूढ़ा और उसकी पत्नी सिक्के गिनने में लगे हुए हैं। मोतीलाल, तुम तो कहते थे कि तुम बहुत गरीब हो, अब ये इतने सोने के सिक्के कहाँ से आए तुम्हारे पास? बूढ़ा आदमी और उसकी पत्नी बहुत ईमानदार थे। वे सब कुछ सच सच चंदन सिंह को बता देते हैं। अपना कुत्ता एक दिन के लिए मुझे दे दो, मैं आपका जिंदगी भर एहसान मानूंगा। ठीक है, ले जाओ। किच्चू चंदर सिंह के साथ जाना नहीं चाह रहा था। चले जाओ किच्चू, एक दिन की ही तो बात है। अपने मालिक के कहने पर किच्चू चंदर सिंह के साथ चल दिया। अगले दिन सुबह चंदर सिंह किच्चू को लेकर अपने खेत की ओर निकल पड़ा। किच्चू अगर कहीं भी रुकता तो चंदर सिंह जोर से उससे डंडा मारता। खेत तक पहुँचते पहुँचते चंदर सिंह ने डंडे मार मार कर किच्चू को अधमरा कर दिया। अब जल्दी से बता दे, मेरे खेत में खजाना कहाँ गड़ा हुआ है, वरना एक और डंडा लगाऊंगा। किच्चू को चंदर पर बहुत गुस्सा आ रहा था। उसने चंदर को मजा चखाने की सोच ली। वो खेत के एक कोने में गया और उसने जमीन खुरचना शुरू कर दिया। चंदर का मन लालच से भर उठा। अब मुझे अमीर होने से कोई नहीं रोक सकता। चंदर जल्दी जल्दी मिट्टी खोदकर घड़ा बाहर निकालता है, लेकिन घड़े में ढेर सारे मेंढक, केंचुए और गिरगिट निकलते हैं। वे इसके हाथों पर चढ़ जाते हैं। ये क्या बला है? किच्चू, तू रुक जा अभी। चंदर फावड़ा लेकर बेचारे किच्चू के सिर पर मार देता है। 3 दिन बीत गए। बूढ़ा आदमी और उसकी पत्नी अपने किच्चू का इंतजार कर रहे थे। तुम चंदर सिंह के घर जाकर एक बार पूछ लो, मुझे किच्चू की बहुत याद आ रही है। बूढ़ा चंदर सिंह के घर पहुंचता है। चंदर, किच्चू कहाँ है? तुम्हारा कुत्ता गद्दार निकला। मैंने 3 दिन पहले उसे मारकर मेरे खेत में जो शीशम का पेड़ है वहाँ दफना दिया है। बूढ़ा और बूढ़ी किच्चू की मौत की खबर सुनकर बहुत रोते हैं। बूढ़ा चंदर के घर जाकर कहता है, किच्चू तो मर गया, पर क्या तुम उस पेड़ की कुछ लकड़ी मुझे दे सकते हो जिसके नीचे तुमने किच्चू को दफनाया? बूढ़ा शीशम के पेड़ की कुछ लकड़ी अपने घर ले आता है और उससे एक ओखली बना लेता है।
बूढ़ी रोजाना ओखली में धान कूटती थी और किच्चू को याद करती। एक दिन जब बूढ़ी ने ओखली में धान कूटना शुरू किया तो ओखली में से ढेर सारी अच्छी अच्छी मिठाइयाँ और पकवान निकलने लगे। ये जरूर हमारे किच्चू की कृपा है। बूढ़ा और बूढ़ी गांव के गरीब लोगों के घर मिठाइयाँ और पकवान बांटते हैं। जब चंदर को ओखली से पकवान निकलने के बारे में पता लगता है तो वो मोतीलाल के घर पहुंच जाता है। दद्दा, हमारे घर में खाने को नहीं है, जरा एक दिन के लिए अपनी ओखली हमें दे दे तो बड़ी कृपा होती। दयालु दंपत्ति चंदर को अपनी ओखली दे देते हैं। चंदर ओखली लेकर अपने घर पहुंचता है और अपनी पत्नी से कहता है, जल्दी से इसमें धान कूटना शुरू करो, आज तो बहुत बढ़िया माल पानी खाने को मिलेगा। चंदर की पत्नी लालच में भरकर ओखली को खोदना शुरू करती है, लेकिन ओखली से मिठाइयों और बढ़िया चीजों की जगह भैंस का गोबर कीचड़ निकलने लगते हैं। ये क्या है? चंदर को गुस्सा आ जाता है। वो बूढ़े की ओखली जलते हुए चूल्हे में झोंक देता है। अगले दिन बूढ़ा चंदर के घर ओखली मांगने आता है। ये गोबर और कीचड़ देख रहे हो, तुम्हारी ओखली से निकली है। मैंने तुम्हारी ओखली चूल्हे में जला दी। बूढ़े आदमी को बहुत दुख हुआ। ओखली जला दी? चलो कोई बात नहीं, उसकी राख ही मुझे दे दो, वही मेरे किच्चू की निशानी होगी। लगता है ये बुढ़ा उस कुत्ते के चक्कर में सठिया गया है। चंदर 2 मुट्ठी राख एक थैली में भरकर बूढ़े को दे देता है। बूढ़ा घर लौटकर अपनी पत्नी के पास बैठ जाता है। ओखली कहाँ गई? ओखली जल गई, अब हमारे पास केवल ये राख बची है। हवा का एक झोंका आता है और बूढ़े की मुट्ठी से थोड़ी सी राख उड़कर उसकी बगिया में चली जाती है। मुरझाई हुई बगिया के सारे पौधे हरे हो जाते हैं और उन पर फूल खिल जाते हैं। लगता है किच्चू अभी भी हमारे साथ है। राख से फूल खिलने की खबर गांव में फैल जाती है और बात राजा तक पहुंचती है। राजा तुरंत बूढ़े आदमी को अपने महल बुलाता है। हमारे पास एक बगिया है, लेकिन उसकी जमीन बंजर है। जो भी पौधा लगाता हूँ सूख जाता है। क्या तुम कुछ मदद कर सकते हो? बूढ़ा आदमी राजा की बगिया में थोड़ी सी राख उड़ा देता है। राजा की बगिया देखते ही देखते हरी हो जाती है और उसमें फूल खिल जाते हैं। राजा बूढ़े को बहुत सा इनाम देकर विदा करता है। बूढ़ा आदमी अपनी पत्नी के साथ तीर्थ यात्रा पर निकल जाता है। उधर जब चंदर की पत्नी को ये बात पता लगती है कि राजा ने मोतीलाल को इनाम दिया है, तो वो चंदर से कहती है, उस ओखली की राख अभी भी हमारे झूले में पड़ी हुई है। तुम भी दावा करो ना कि तुम भी राख से फूल उगा सकते हो। पड़ोसी राज्य के एक राजा की भी बगिया बंजर थी। राजा को जब पता लगता है कि चंदर नाम का एक व्यक्ति राख से फूल उगाने का दावा कर रहा है, तो वो चंदर को अपने राज्य में बुलाते हैं। आप चिंता न करें, बस मैं अभी आपकी बगिया में फूल खिला देता हूँ। चंदर इनाम के लालच में बगिया में राख उड़ाता है। बगिया में फूल नहीं खिलते, लेकिन सारी राख उड़कर राजा की आंखों में घुस जाती है और राजा की एक आंख अंधी हो जाती है। पकड़ लो इसे सैनिकों और जेल में डाल दो। किसी ने ठीक ही कहा है कि किसी भी कार्य को करते समय हमारी मनोदशा ही महत्व रखती है। अगर हम साफ मन से कोई काम करते हैं तो हमें पुरस्कार मिलता है, और जब हम लालच के वशीभूत होकर कोई काम करते हैं तो हमें दंड मिलता है।